नमस्कार। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में हम आपको बताएंगे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे लोकसभा से। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा शुक्रवार को भी जारी रही। विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्रीय बजट में राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश केंद्रीय बजट विकसित भारत बनाने में उपयोगी साबित होगा। बजट पर गुरुवार को अधूरी रही चर्चा को शुक्रवार को आगे बढ़ाते हुए भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में सेवा भाव से काम किया है और ऐसी योजनाएं देश को समर्पित की हैं जिनका देश के लोगों को लाभ मिला है। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों के चलते ही देश की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार विजयी बनाया है। उन्होंने बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बजट सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पता चलती है। यह बजट विकसित भारत बनाने के लिए बहुत उपयोगी होगा। जम्मू से सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना था कि आज जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े राजमार्ग बन रहे हैं और कई अन्य परियोजनाओं पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से पहले जम्मू कश्मीर की उपेक्षा की जाती थी और सिर्फ पार्टी और परिवार की चिंता होती थी, लेकिन अब इस प्रदेश के विकास पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले 60 वर्षों में इतना विकास नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में हुआ है। कंगना ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि 10 साल पहले देश में अर्थव्यवस्था चरमराती और लड़खड़ाती हालत में थी, लेकिन पिछले 10 सालों में यह विश्व की 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आई है और तीसरे स्थान की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है और तब भारत दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को सशक्त बनाने वाला है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने शुक्रवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट युवा विरोधी और किसान विरोधी है, जिसे अमीरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह सवाल भी किया, हरियाणा का क्या कसूर था कि इस बजट में उसकी अनदेखी की गई। जयप्रकाश ने कहा कि इस बजट में किसान, नौजवान और संविधान के लिए कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ धनवानों के लिए बनाया गया बजट है। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि बजट में किसानों को खाद पर कोई सब्सिडी नहीं मिली और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर अपने वादे को लेकर भी कोई कारगर उपाय नहीं किया है। मलिक ने कहा कि सरकार से बजट में ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी खत्म करने की अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कृषि उपकरणों पर से जीएसटी हटा दिया जाए। हरेंद्र सिंह मलिक ने अग्निपथ योजना में जवानों को 4 साल के बजाय 20 से 25 साल तक मौका देने की जरूरत बताई। एडीएमके सदस्य दुरई वाइको ने बजट को सरकार को बनाए रखने और गठबंधन सहयोगियों को खुश करने वाला बताते हुए इसमें तमिलनाडु के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने भी कृषि उपकरणों पर जीएसटी में छूट की जरूरत बताई। वाइको ने आरोप लगाया कि यह बजट किसान, गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह ने कहा कि पूरे बजट में पंजाब राज्य का एक बार भी जिक्र तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने इतनी मजबूरी वाला बजट नहीं पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देश में 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का दावा किया जाता है, लेकिन यह गर्व की नहीं शर्म की बात है कि उन्हें अब तक गरीबी की रेखा से बाहर नहीं कर पाए। गुरमीत सिंह ने बाढ़ और उद्योगों की कमजोरी जैसे हालात से गुजर रहे पंजाब राज्य के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेलीवाल ने सरकार से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता तो विशेष पैकेज दें। बेनीवाल ने भी बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने भी इसे विपक्षी दलों की तरह सरकार बचाओ बजट बताते हुए कहा कि यह पूरे देश का बजट नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि बजट में केवल 9 राज्यों के नाम थे, उनमें भी केवल 2 बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई, जिनके सहारे सरकार चल रही है। उन्होंने सरकार पर बजट में प्राकृतिक आपदाओं और आवासों के नाम पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आती है तो पंजाब में भी उसका दंश झेलना पड़ता है, लेकिन सरकार ने केवल हिमाचल प्रदेश को बाढ़ पैकेज दिया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि क्या सरकार के लिए पंजाब का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने पिछले कई वर्षों से राजस्थान को रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ पंजाब का पानी दिए जाने का दावा करते हुए सरकार से मांग की कि या तो पंजाब को उस पानी का पैसा मिलना चाहिए या राजस्थान को पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाए। उन्होंने पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस पर राज्य के खजाने को लूटकर उसे तबाह करने का आरोप भी लगाया। पंजाब से ही कांग्रेस सदस्य धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुद को मजबूत करती जा रही है और राज्यों को कमजोर कर रही है। IUML के अब्दुस्समद समदानी ने कहा कि सरकार आंखें खोलकर तटस्थता के साथ देश में महंगाई और अन्य समस्याओं को देखने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बजट में केरल का ध्यान नहीं रखे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें केवल कुछ राज्यों को ही खुश करना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद सौमित्र खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर रोज 5 से 7 हजार रोहिंग्या मुसलमान प्रवेश कर रहे हैं और राज्य में हिंदुओं की स्थिति जम्मू कश्मीर में 1990 में हुए हालात की तरह होने वाली है, जब वहां से कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने इस संबंध में अध्ययन के लिए एक समिति गठित करने की मांग की। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा सरकार बचाओ बजट बताए जाने पर शुक्रवार को पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी का चुनाव पूर्व गठबंधन है जो फेविकोल से चिपका हुआ है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से ऐसी गुगली फेंकी है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया है। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत को बनाने की दिशा में मोदी जी के संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। लोकसभा में शुक्रवार को बंगाल से जुड़े एक मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों और कर्नाटक में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े विषय पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक करीब 25 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजकर करीब 5 मिनट पर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार से विमान किरायों के विनियमन के लिए एक समिति या निकाय के गठन की मांग लोकसभा में शुक्रवार को एक निजी संकल्प के जरिए की गई। कांग्रेस के सांसद शफी परमबील ने गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज के तहत निजी संकल्प के जरिए ये मांग की। उन्होंने कहा कि विमान किरायों के नियमन नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूरों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो महीनों और सालों स्वदेश नहीं लौट पाते हैं। उन्होंने एयर इंडिया के आज के कोच्चि और दुबई के बीच यात्रा के लिए टिकट की कीमत का उदाहरण देते हुए कहा कि आज 4 सीट खाली हैं तो इसकी कीमत 19,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि एक महीने बाद 31 अगस्त के टिकट की कीमत 77,577 रुपए है, जबकि 9 सीटें खाली हैं। उन्होंने कहा कि इस उदाहरण से यह पता चलता है कि टिकटों की कीमत मांग और आपूर्ति के अनुपात से प्रभावित नहीं हो रही है और इसे ही विनियमित किए जाने की आवश्यकता है। परमबील ने कहा कि अपना जीवन यापन करने विभिन्न देशों में गए प्रवासी मजदूर कभी कभार तो अपने माता पिता और परिजनों के अंतिम संस्कार तक में भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इतने महंगे टिकट खरीद कर स्वदेश लौट सके। जबकि इन प्रवासी भारतीयों का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान हजारों करोड़ रुपयों का होता है। ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबर। और अब हम आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राज्यसभा ने करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले कहा कि यह सदन कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को याद करता है। उन्होंने कहा कि सदन प्रतिकूल मौसम और कारगिल के दुर्गम इलाके में असाधारण बहादुरी दिखाते हुए दुश्मन को खदेड़ने के लिए सैनिकों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को सलाम करता है।
सदन ने देश की रक्षा करने और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में कुछ देर मौन भी रखा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ। सभापति ने कहा कि कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए उन्हें नियम 267 के तहत सत्तारूढ़ दल के 4 सदस्यों के नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन नोटिसों को प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण मंजूर नहीं किया गया है। हालांकि भाजपा के इरन्ना कडाडी को शून्यकाल के दौरान इस बारे में अपनी बात रखने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्यों ने यह कहते हुए इसका कड़ा विरोध किया कि यह विषय शून्यकाल के लिए सूचीबद्ध विषयों में शामिल नहीं है, तो सदस्य को बोलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में इरन्ना कडाडी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच कन्नड़ भाषा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। इरन्ना कडाडी ने कहा कि कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि जनजाति विकास निगम का कोष अवैध तरीके से स्थानांतरित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश ने आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 से 1977 के बीच की गई ज्यादतियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे महत्वपूर्ण विषय करार देते हुए सरकार को शाह आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सदन के पटल पर रखने के निर्देश दिए। दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को नष्ट कर दिया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में राज्यसभा को बताया कि किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट अभी नहीं आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। लेकिन सरकार कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर कदम उठा रही है और किसानों की फसलों को उचित मूल्य पर खरीद रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया और एमएसपी के मामले में सरकार से सीधा जवाब देने की मांग की, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समिति एमएसपी के मुद्दे पर विचार कर रही है और इसकी अब तक 6 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आते ही सरकार इस पर आगे कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार रिपोर्ट के इंतजार में निष्क्रिय नहीं बनी हुई है और निरंतर किसान कल्याण के कार्यों में लगी हुई है। एमएसपी की दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। सरकार उत्पादन के ठीक दाम देना, उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, नुकसान की भरपाई करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसी 6 सूत्री योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि फसलों के मूल्यों में समय समय पर वृद्धि की जा रही है। फसलों का मूल्य फसल पैदावार की लागत में 50% मुनाफा जोड़कर निर्धारित किया जाता है और उसे खरीदा भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार उर्वरक पर भी 1,68,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार टालमटोल न करते हुए एमएसपी पर सीधा जवाब दे। विपक्षी सदस्य अपनी जगह से उठकर मंत्री का विरोध करने लगे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कार्यवाही बाधित हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने देने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के सदस्य रणदीप सुरजेवाला को बार बार आगाह किया कि यदि वो कार्यवाही में व्यवधान जारी रखेंगे और आसन की अवहेलना करेंगे तो उन्हें मजबूरन उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभापति ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि किसान के मुद्दे पर चर्चा के समय सदन में गंभीरता से बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य राजनीति कर रहे हैं। ये सदस्य किसान के हितैषी नहीं है, बल्कि किसान से दुश्मनी निकाल रहे हैं। विपक्ष के शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान जितनी तुअर, मसूर और उड़द की फसल पैदा करेगा, सरकार पूरी उपज खरीदेगी। उन्होंने कहा कि अभी 1 करोड़ से अधिक किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर की जा रही है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय केवल 68 लाख किसानों को ही इसका लाभ मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में केवल 6 लाख टन दलहन खरीदी जाती थी, लेकिन अब सरकार 25 गुना ज्यादा यानी कि 1.5 करोड़ टन से अधिक दलहन की खरीद कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर किसान के नाम पर राजनीति करने और घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में फसल लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की गई थी तो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तत्कालीन सरकार के कैबिनेट नोट का हवाला देते हुए कहा कि उस समय कहा गया था कि यदि इस सिफारिश को माना गया तो मंडी में विकृति आ सकती है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसान के नाम पर केवल राजनीति कर देश को अराजकता में झोंकना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाय और कॉफी के लिए भी एमएसपी की व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इस भावना का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि चाय और कॉफी उन 23 फसलों में नहीं आती जिन पर एमएसपी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है। आज राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों के विधान कार्यों के दौरान अनेक सदस्यों ने अपने विधेयक पेश किए, लेकिन सदन ने केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य डॉक्टर जॉन ब्रिटास के राज्यपालों के अधिकारों और शक्तियों से संबंधित निजी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक 2024 अनुच्छेद 158 में संशोधन को मत विभाजन के जरिए नामंजूर कर दिया। डॉक्टर ब्रिटास ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि संविधान में इस आशय के संशोधन किए जाने चाहिए कि राज्यपाल संविधान की भावना का सम्मान करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करें। सत्ता पक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया और सदन ने इसे 21 के मुकाबले 56 मतों से नामंजूर कर दिया। जॉन ब्रिटास ने बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक को पेश किया। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान के पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में आबादी के अनुपात में आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुच्छेद 16 में संशोधन पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और भारी शोरगुल के कारण अपराह्न 3 बजे सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के नीरज डांगी जब इस विधेयक पर अपनी बात रख रहे थे तब उसी समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे और पीठासीन अधिकारी एस फांगनान कोनयाक ने शोर शराबा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील की। उनकी अपील का असर न होते देख श्रीमती कोनयाक ने कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। केंद्रीय बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा कराने के लिए आज राज्यसभा में भोजनावकाश नहीं हुआ। भोजनावकाश के 1 घंटे और गैर सरकारी सदस्यों के विधान कार्यों के बाद 1.5 घंटे तक चर्चा कराई गई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग मत व्यक्त किए। जहां विपक्ष ने इसे संघवाद विरोधी बजट बताया तो सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इसको सर्वजन हिताय बजट करार दिया। गुरुवार को अधूरी रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के एस निरंजन रेड्डी ने देश में निजी क्षेत्र की ओर से निवेश बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि इससे असमानता कम होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने बजट को संघवाद विरोधी बताते हुए कहा कि ये बेहद खराब बजट है और इसे फिर से बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बजट न सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि इसमें युवाओं और देश के विकास को गति देने की कोई स्पष्ट खाका नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं। उन्होंने किसानों के लिए अलग बजट लाए जाने की जरूरत बताई। राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह ने कहा कि सरकार को कृषि के लिए विशेष पहल करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को धान की खेती को छोड़कर दलहन की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाने की जरूरत है ताकि किसानों को ये पता होना चाहिए कि उनके खेत के लिए किस तरह की उर्वरक की जरूरत है। मनोनीत गुलाम अली ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर अब अमन, चैन और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लोग शांतिपूर्ण ढंग से कारोबार कर रहे हैं। जो बच्चे पहले विरोध प्रदर्शनों में पत्थर फेंकना चाहते थे वो आज स्कूल जा रहे हैं और जमींदार खेतों में खेती के लिए जा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ये बात उन्होंने कही। वहीं आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि बजट में पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि पंजाब ने विभाजन, आतंकवाद और उग्रवाद का सबसे अधिक दंश झेला है। उन्होंने मुफ्त अनाज योजना को समाप्त करने की मांग करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की गई है और जरूरत को देखते हुए
कम बजट आवंटित किया गया है। यदि सरकार किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो देश में तनाव बढ़ सकता है। भाजपा के संजय सेठ ने कहा कि 10 वर्षों में देश ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं और ये देश को वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान और भाजपा के अरुण सिंह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा लेकिन अधूरी रही। और इसी के साथ यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। टाई सीधी ना, टाई मेरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कारगिल विजय के 25 साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध स्मारक पर मां भारती के वीर सपूतों को किया नमन। पाकिस्तान को दो टूक, कहा आतंक के आका अपने मंसूबे में कभी नहीं होंगे कामयाब। अग्निवीर पर विपक्ष फैला रहा है झूठ, सेना को युवा बनाना है इसका मकसद। लद्दाख में बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के पहले विस्फोट के गवाह बने प्रधानमंत्री मोदी। कहा शिंकून लाज सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए खोलेगी संभावनाओं के नए द्वार। विपक्ष के दुष्प्रचार के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
गुजरात ओडिशा सरकार की अग्निवीरों को बड़ी सौगात। प्रदेश पुलिस और अन्य जगहों पर आरक्षण के जरिए प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करने का फैसला। नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट जारी। टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर हुई 17। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनटीए ने जारी की संशोधित मेरिट लिस्ट। पांच करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न किया दाखिल। आयकर विभाग ने करदाताओं और कर पेशेवरों का जताया आभार। पिछले साल की तुलना में इस साल 5 करोड़ का लक्ष्य पहले हुआ हासिल। आयकर विभाग की बचे हुए लोगों से आईटीआर दाखिल करने की अपील। भारत की एक और विरासत को मिली वैश्विक पहचान। असम के मोइडम्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। सूची में स्थान पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली सांस्कृतिक संपत्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी। भव्य उद्घाटन समारोह के साथ आज पेरिस में होगी खेल के महाकुंभ ओलंपिक की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। पहली बार स्टेडियम के बजाय नदी के किनारे होगा उद्घाटन समारोह। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल होंगे भारत के ध्वजवाहक। और आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आज कारगिल विजय दिवस है। 25 वर्ष पूर्व हमारे वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में पराक्रम की पराकाष्ठा का परिचय देते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में पुनः तिरंगा लहराकर देश को गौरवान्वित किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर जाकर समस्त देशवासियों की ओर से वीर बलिदानियों को नमन किया। इस अवसर पर अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही पाकिस्तान को भी आतंक को शह देने के लिए कड़ी चेतावनी दी। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर देश के महान सपूतों वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने कृतज्ञ 140 करोड़ भारतीयों की ओर से नमन किया। द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सहित पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी अमर बलिदानियों के शौर्य को याद किया। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों के वेश में भारतीय सीमा में दबे पांव द्रास, बटालिक, कारगिल, तुर्तुक की पहाड़ियों में जा छिप बैठी थी। मई में जब पता चला तो भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय और 26 जुलाई को पूरे क्षेत्र से दुश्मनों को पराक्रमी जवानों ने खदेड़ बाहर किया। विजय के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से आतंकी गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे
प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए है। वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक सुधार जरूरी है। अग्निपथ जैसी योजना लागू करने के पीछे असली मकसद राष्ट्र की सुरक्षा है, लेकिन दुर्भाग्य कि विपक्षी दल देश को गुमराह कर रहा है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने निम्बू पद्म दारचा रोड पर बनने वाली 4.1 किलोमीटर लंबी शिनखुन ला सुरंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग में से एक होगी। साथ ही मनाली और लेह के बीच आवाजाही को सुगम बनाएगी। द्रास से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिगेडियर करियप्पा ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। डीडी न्यूज से खास बातचीत में ब्रिगेडियर करियप्पा ने हमारे साथ तमाम यादें साझा की। ब्रिगेडियर करियप्पा उन लोगों में से हैं जिन्होंने जान की बाजी तो लगाई, दुश्मन के दांत भी खट्टे किए, और आज वो हमारे साथ इस अच्छे मौके पर मौजूद है जब पूरा देश मना रहा है रजत जयंती। ब्रिगेडियर करियप्पा, सबसे पहले आपको बधाई। किस तरह के फीलिंग्स है आज? मिक्स फीलिंग्स है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है कि मतलब 25 साल हो गए, लेकिन फिर भी जो है वो जुनून अभी भी जारी है। मेरी यूनिट के और एक मार्टर का फैमिली आ रखा है यहाँ पे। द्रास का इलाका में जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो काफी इनएक्सेसिबल था और काफी मुश्किल इलाका था। वहाँ पे चोटियां जो है द्रास मशकों से कई फीट, कई मीटर्स और ऊंचे थे, और वहाँ का लड़ाई जो है काफी मुश्किल था। वो सक्सेस मिला था इन द सेंस, एक लॉजमेंट मिला था उसमें, लेकिन पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ था। तो तीसरे असॉल्ट में मेरे को भेजा गया, और साथ में 2 कंपनियां थे लद्दाख स्काउट के। अभी मैं जा रहा हूँ, इस फंक्शन के बाद वहीं जा रहा हूँ वापस अपना यादों को ताज़ा करने के लिए ना, आफ्टर 25 ईयर्स। तो ये थे ब्रिगेडियर करियप्पा जिन्होंने अपनी यादें साझा की, और आज वो बहुत खुश है। जरूर अपने साथियों को मिस कर रहे हैं, लेकिन इन जाबाजों की वजह से ही मैं और आप इस दिन को मना रहे हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, कारगिल। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। डीडी न्यूज से खास बातचीत में ब्रिगेडियर ठाकुर ने हमारे साथ तमाम यादें साझा की। आज है कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, और मेरे साथ है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ब्रिगेडियर खुशहाल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों की वजह से हम आज इस दिन को देख रहे हैं। क्या सेंटीमेंट है आज आपके दिल के अंदर?
आपकी आंखें अभी से नम हो रही हैं। सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस है और आज का दिन विशेष हो जाता है क्योंकि 25 साल का जो समय गुजरा है उसको आज हम मनाने जा रहे हैं। और आज जो हमारे वीर योद्धा हैं, रणबांकुरे हैं, उनके शौर्य, पराक्रम और बलिदान को हम आज सलाम कर रहे हैं और बहुत आभारी हैं उनको। हाँ, ठीक कहा कि आज थोड़ा मन भर भी जाता है, वो पुरानी यादें इन चोटियों की, चाहे तोलोलिंग हो चाहे टाइगर हिल हो, और खास करके जो 527 रणबांकुरे आज हमारे साथ नहीं हैं और 34 मेरे पलटन के हैं, बिल्कुल उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं और किस तरह उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी थी, वो मंजर भी बिल्कुल आज सामने है, वो यादें जरूर उठती है मन में। आपकी उस निर्णायक लड़ाई में वो कौन सी याद है जो आज भी आपके दिलो दिमाग में जज्ब है? नहीं, बहुत सारे 34 साथियों को मैंने खोया और उसकी सबकी यादें हैं, लेकिन इस लड़ाई में जैसे आप जानते हैं कर्नल आर विश्वनाथन जो मेरे सेकंड कमांड थे और सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे इस लड़ाई में, जो शहीद हुए थे, और उन्होंने आखिरी जो दम है मेरी गोद में तोड़ा जबकि हम तोलोलिंग की लड़ाई में हमले में थे और गुत्थम गुत्था की लड़ाई में वो शहीद हुए। और जब वो घर बात करना चाहते थे एक दिन पहले सैटेलाइट फोन से, वो बात भी नहीं कर पाए। तो इस चीज का तो मुझे जरूर मलाल है कि एक छोटे भाई को हमने खोया है, क्योंकि इन्फेंट्री में और यूनिट में हम पिछले तकरीबन 20 सालों से साथ थे, तो कहीं ना कहीं उनके खोने का गम तो है। आपने सुना, ब्रिगेडियर खुशहाल की आंखें नम है उन साथियों की याद में जिनकी वजह से आज हम ये दिन मना रहे हैं, और खुशी इस बात की कि दुश्मन जो आज भी हमें चोटियों के उस पार से देख रहा है, इस बात से बाखबर है कि अब वो दोबारा नापाक हरकत नहीं करेगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज, कारगिल। सूबेदार कृष्णात कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। शहीद सूबेदार कृष्णात के परिवार के साथ द्रास में हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने खास बातचीत की। रजत जयंती हम मना रहे हैं उन जाबाजों की वजह से जिन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिए। मेरे साथ है शहीद कृष्णात का परिवार और आप देख सकते हैं ये उनकी पत्नी है और उनकी पुत्रियां हैं। सबसे पहले मैं उषा जी से बात करना चाहूंगा जो शहीद कृष्णात खड़गे की पत्नी है, वीर नारी हैं। ये बताइए उषा जी, आज जब हम रजत जयंती मना रहे हैं तो आपकी आंखें में अभी से आंसू है, किस तरह का इमोशन है? ये देश का ये देश में सेवा करता है ना वो कृष्णा जी ने, उसलिए को देश में प्राण दिया उन्होंने। वैशाली, ये बताइए कि आपकी माताजी एक वीर नारी हैं और उनकी आंखें नम है, किस तरह से 25 साल का वक्त गुजरा आप लोगों के लिए? हमें हमारे पापा पे बहुत गर्व और सम्मान है। मीन्स यहाँ पे 25 साल के बाद यहाँ पे हमें बुलाया, मिक्स इमोशंस है हमारे लिए, दुख भी है और इतना अभिमान भी है, गर्व से हमारी छाती फूल जाती है। सर, हम लोगों ने 25 साल तक, मेरी माँ ने एक एक करके, हम 5 बहनें हैं, एक एक करके सबको पढ़ाया, बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया। सर, ये मेरी बड़ी बहन एडवोकेट है हाई सुप्रीम कोर्ट में और मैं एयर इंडिया में थी। और सर, बहुत ही अभिमान की बात है हमारे लिए। सर अश्वी, ये बताइए कि 25 साल कैसे आपने मम्मी को संभाला, छोटे थे बड़े हुए, किस तरह की अपब्रिंगिंग रही आप लोगों की? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा दोनों दे आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, तो उन्होंने जरूरत नहीं पड़ी हमें उनको संभालने की, वही अब तक वही हमें संभाल रहे हैं। पापा तो नहीं, मतलब यहाँ पे शहीद हुए, हमें तो बिलीव ही नहीं हुआ पहली दफा। बाद में जब भी हमें पता चला, बाद में रियलाइज हुआ कि हर एक साल छुट्टी आते थे, तो ऐसे लगता था कि आएंगे। हमें तो लास्ट राइट में आने नहीं मिला, मम्मी आई थी। शहीद सूबेदार कृष्णात खाड़गे का परिवार, उनकी पत्नी वीर नारी और उनकी बेटियां, 5 बेटियों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया और हम मना रहे आज रजत जयंती। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में विशाल बेरिस्टो, टीडी न्यूज, कारगिल।
कारगिल दिवस पर भाजपा ने वीर सैनिकों के बलिदानों को याद किया। वहीं विपक्ष की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विपक्ष के कारगिल दिवस नहीं मनाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सदन में विपक्षी शहीदों और अग्निवीरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कारगिल दिवस पर शामिल नहीं होते हैं। माननीय मोदी जी भी द्रास पहुंचे हैं और कारगिल के सैनिकों को वो नमन कर रहे हैं। और ऐसे दिन में कांग्रेस के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्या वो उनको शहीद नहीं मानते हैं? क्या कारगिल की विजय से वो खुश नहीं है? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। पूरे देश में जब जवान और नौजवान जब कारगिल दिवस मना रहे हैं, कारगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने कहीं कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है, अन्य पार्टियों ने कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। सदन में तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि शहीदों के बारे में और अग्निवीरों के बारे में बात करते हैं, और कारगिल दिवस के बारे में बात क्यों नहीं करते? कारगिल दिवस पर जहां भाजपा कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है, वहीं विपक्ष राजनीति करने पर आमादा है। ऐसे में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कारगिल दिवस के सम्मान में कहा कि ऐसे समय में देशवासियों और सभी विपक्षी दलों को समर्थन करना चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि कोई भी विपक्षी दल जब देश की सुरक्षा को लेकर नकारात्मक बोलता है तो उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो हमारे सारे देशवासियों को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सब एक साथ इस मुद्दा को उठाना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। देश नहीं है तो हम नहीं है। और जब एक अपोजिशन की पार्टी देश के सुरक्षा के बारे में अगर नेगेटिव बोलते हैं तो इसका असर दूसरे पड़ोसी देशों पर भी पड़ता है। उस देश पर ये हालात जाता है, हमारा इंप्रेशन खराब होता है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि जब देश की सुरक्षा की बात हो, जय जवान जय किसान की बात हो और माने हमारे देश के हक की बात हो, तो हम सब पार्टी मिलकर के देश के रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। कारगिल दिवस के अवसर पर देश भर में भाजपा के नेताओं ने शहीदों के सम्मान में उनको याद किया। वहीं शहीदों के मामले में विपक्ष राजनीति करने से नहीं चूक रहा है। ऐसे में राज्यसभा सांसद इरना कराड़ी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सैनिकों का सम्मान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी परंपरा को चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी शहीदों का सम्मान करने की बात कही। हम पहले अटल बिहारी वाजपेयी के काल से सैनिक के कारण इतना गौरव सम्मान दिया, वो भी सब लोगों को मालूम है। वही परंपरा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे चल रहे। ये सैनिक के मुद्दे में राजकारण नहीं बात करना चाहते, तो कांग्रेस भी ऐसा करने हमारा डिमांड है। कारगिल दिवस पर विपक्ष की राजनीति पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सैनिकों की जरूरतों को प्राथमिकता पर पूरा किया। वहीं राहुल गांधी के सेना के प्रति सम्मान नहीं करने और देश की सेना को कमजोर करने की बात कही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने सेना की एक एक जरूरत को टॉप प्रायोरिटी पे पूरा किया। तो कांग्रेस शर्मसार है। कांग्रेस तो दूसरे देशों की, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं कि कई ऐसे प्रूफ हैं, प्रमाण हैं कि कांग्रेस दूसरे देशों को समर्थन करती दिखी है जब हमारा देश युद्ध लड़ रहा होता था। राहुल गांधी सेना का सम्मान नहीं करते, वो हमारे देश की सेना को लगातार कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। आज सेना आत्मनिर्भर है, आज सेना बलवान है, तो उनको देख करके शर्म आती होगी। हमारे देश के अग्निवीर हमारा मान है। कड़े प्रशिक्षण और अनुशासन से तैयार हमारे अग्निवीरों को देश सेवा के विभिन्न अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात और ओडिशा सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। इससे पहले केंद्र सरकार भी अग्निवीरों को विभिन्न सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन प्रदेश सरकारों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीर जवानों को यूपी पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने का फैसला लिया है।
उन्होंने बताया कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को पुलिस सेवा में पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर अग्निवीरों को सौगात देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का फैसला लिया। हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों को उनकी सेवा के पश्चात पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी आदि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश के अग्निवीरों को सरकारी विभागों में नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की घोषणा की थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में 10% पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल और राइफलमैन के पद पर उम्र सीमा और फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने भी अग्निवीरों को नौकरी देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। ओडिशा सरकार ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु छूट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों को उम्र में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी वियंतियाने के दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने आसियान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के विदेश मंत्री चो ताए यूल से मिलकर खुशी जाहिर की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पर व्यापक बातचीत हुई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट HRVP जोसेफ बोरेल फोंटेल्स से मिलकर खुशी जाहिर की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकियों में साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत और यूरोपीय संघ की क्षमता के बारे में बात हुई। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ भी मुलाकात की और पिछले 3 वर्षों में आसियान भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सिंगापुर का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा बनाने के बारे में भी चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रिटानो LP मार्सुडी से मुलाकात की और विदेश मंत्री के रूप में उनके शानदार कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। एस जयशंकर ने भारत इंडोनेशिया और भारत आसियान संबंधों में उनके उल्लेखनीय योगदान को भी सराहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मलेशियाई विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में चल रही पहलों पर चर्चा की गई।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी के दूसरे दशक में संबंधों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति भवन विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट की गई चुनिंदा उपहार वस्तुओं की नीलामी ई उपहार नामक एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करेगा। इस पोर्टल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को अपने राष्ट्रपति पद के 2 वर्ष पूरे होने पर लॉन्च किया। पहले चरण में लगभग 250 बेहतरीन उपहारों की नीलामी की जाएगी। बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। इच्छुक व्यक्ति उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in पर अपनी बोलियां लगा सकते हैं। नीलामी से प्राप्त सभी आय जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दान की जाएगी। असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है। शुक्रवार को आयकर विभाग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। आयकर विभाग ने कहा कि 5 करोड़ आयकर रिटर्न के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। विभाग ने साथ ही जानकारी दी कि पिछले साल 27 जुलाई की तुलना में इस साल 26 जुलाई तक असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने साथ ही लोगों से आग्रह किया कि जिन लोगों ने अब तक ITR दाखिल नहीं किया है वो अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा से भाजपा विधायकों ने फरहाद हकीम के विवादित धार्मिक बयान के खिलाफ वॉकआउट किया और गीता को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायकों ने फरहाद हकीम की विवादित टिप्पणी को लेकर उन्हें पद से हटाने की भी मांग की। फरहाद हकीम ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए वे दुर्भाग्यशाली हैं। हमें उन लोगों में इस्लाम फैलाना है जो इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीट यूजी परीक्षा का संशोधित स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 13,15,853 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में क्वालिफाई किया है। खास बात यह है कि टॉपर्स की संख्या 61 से घटकर 17 हो गई है। वहीं 17 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। वहीं कट ऑफ मार्क्स 164 से घटकर 162 हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कारगिल विजय रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के नाम असंख्य घोटाले हैं और उन्होंने आज तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अपने संबंधों पर देश की जनता को अंधेरे में रखा है। सबमरीन में दलाली तुम खाओ, ऑगस्टा वेस्टर्न में दलाली तुम खाओ, और सबसे बड़ी बात यह है भारत देश जानना चाहता है कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन जो एक ट्रस्ट है, एक संस्था है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किस तरीके से, किस मुंह से समझौता करता है। और देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ श्रीमती सोनिया गांधी का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, प्रियंका गांधी का क्या संबंध है। नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में लोक संवर्धन पर्व आयोजित किया जा रहा है। 16 से 31 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से आए कारीगर और कलाकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 162 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के स्टॉल्स भी शामिल हैं। इन कारीगरों को खास तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें हैंडलूम्स, जरी के काम से लेकर सभी लकड़ी की कारीगरी के कलाकार शामिल हैं। इन कारीगरों को केंद्र सरकार की सहायता से विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। साथ ही कारीगरों के लिए वर्कशॉप और प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल 30 स्टेट और यूटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल हमारे 162 स्टॉल्स हैं, जिसमें देश भर से कई तरह के कलाकार आए हुए हैं।
और उन्होंने अपने पे यहाँ शोकेसिंग करी है, अपने सारे जो उनके आर्ट हैं उनकी, और उसकी बिक्री भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बार बार हमारे लोग जाके उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी और क्या मदद कर सकते हैं, उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। तो मे भी जब हम फ्यूचर में पॉलिसी बनाएंगे तो वो सारी चीज़ों को हम लोग उसमें इंक्लूड करना चाहिए। हाट में लद्दाख से लेकर मणिपुर तक के कारीगरों ने अपनी कारीगरी का प्रदर्शन किया, जहां विभिन्न वर्गों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कारीगरों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी कला को उचित मान और सम्मान और प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें नई नई जो है तकनीक सुनने को मिली और जो है देखने को मिला, और बहुत अच्छा लगा। हमें नए नए तरीके से जो है सेमिनार में सुनने को मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको जो है ना आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आने से, और आगे लिए भी चाहता हूँ मुझे इस तरह के प्रोग्राम मिले ताकि मैं और आगे के लिए काम बढ़ा सकूँ। अभी मेरा काम छोटा है, लेकिन मैं इसको ऊपर के लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, और मुझे ये भारत माता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं काम करता हूँ, जिनके कई प्रोग्राम में मैंने काम किए, और इस काम के नतीजे में मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। ब्लैक पोट्री और ये बास्केट, इसे हम लोग खुद में बनाता है। फिर दिल्हाट में इसे गवर्नमेंट तरफ से इसे अपॉर्चुनिटी गिविंग, इट्स वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट द एग्जीबिशन। ब्लॉक प्रिंट का मैं कारीगर हूँ, वहाँ से मास्टर है, वहाँ से आया हूँ, और इसमें हमें गवर्नमेंट में बुलाया है और इसका हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। हम बनाते हैं ना ओरिजिनल इंडिगो, ओरिजिनल काम है सब। हम इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सब वेजिटेबल कलर काम में लेते हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के शुरू होने से पहले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा, पेरिस ओलंपिक के शुरू होने के साथ भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। हर खिलाड़ी भारत का गौरव है। मैं कामना करता हूं कि वो सभी इन खेलों में अपनी चमक बिखेरें और सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए अपने असाधारण प्रदर्शन से हमें प्रेरित करें। और डीडी न्यूज़ भी पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे देश के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय दल को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान आपने प्राप्त किया है। आपकी प्रतिभा में दुनिया हमारे खेल कौशल की श्रेष्ठता देखेगी। आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। कामाख्या तक राज्यों की राजधानियों से